हेलो, कैसे हो बच्चों आज हम पाठ 2 ध्वनियाँ और वर्ण ये पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। गाड़ी करती छुक छुक छुक, धुआं उड़ाती फुक फुक फुक, छुक छुक करती भागती जाती, सीटी सी सीटी खूब बजाती। बच्चों, ऊपर दी गई कविता में आए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं या देख सकते हैं कि ये सभी शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। जैसे छुक शब्द छ जमा उ जमा कै जमा ए ध्वनियों के मेल से बना है। इस तरह यह कहा जाता है कि शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बना लिए जाते हैं, जिन्हें वर्ण कहते हैं। ध्वनियों का संबंध भाषा के मौखिक रूप से होता है तथा वर्णों का संबंध भाषा के लिखित रूप से होता है। किससे होता है? भाषा के लिखित रूप से। ध्वनियों के प्रकार। ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, ध्वनि, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, वे स्वर हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। स्वरों के प्रकार। हिंदी में 3 तरह के स्वर पाए जाते हैं। संस्कृत से प्राप्त स्वर या परंपरागत स्वर, नव विकसित स्वर तथा विदेशी भाषाओं से आए या आगत स्वर। कै संस्कृत से प्राप्त या परंपरागत स्वर, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इनमें 4 ह्रस्व स्वर हैं, अ, ई, उ, री तथा 7 दीर्घ स्वर हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। री स्वर के उच्चारण की स्थिति। संस्कृत में री का उच्चारण स्वर के रूप में होता था, पर हिंदी में री का उच्चारण र जमा ई री के रूप में होने लगा। जहाँ तक लिखने की बात है, री स्वर युक्त शब्दों का लेखन संस्कृत की ही तरह री स्वर से ही किया जाता है। जैसे ऋचा, ऋषभ, कृपा, ग्रह, पृष्ठ आदि। देखो बच्चों, बोला जाता है इसे री, लेकिन लिखने में ये ऋषि की, जैसे ऋषि लिखा जाता है उसी प्रकार से लिखा जाता है, जैसे ऋचा, ऋषभ, कृपा, ग्रह और पृष्ठ। कुछ और जानें। हिंदी में री तथा र वाले शब्दों के उच्चारण में कोई अंतर नहीं रह गया है। ख नव विकसित स्वर इसके अंतर्गत नासिकीकृत स्वर या अनुनासिक आते हैं। अन्य नासिकीय ध्वनियों की ही तरह इनके उच्चारण में भी वायु मुख के साथ साथ नाक से बाहर निकलती है। अनुनासिक को लिखकर व्यक्त करने के लिए 2 चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं, बिंदु तथा चंद्रबिंदु। बिंदु तथा चंद्रबिंदु लगाने के नियम। देखो बच्चों, बिंदु तथा चंद्रबिंदु लगाने के नियम। जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर खाली रहता है, अर्थात मात्रा चिन्ह का कोई भी अंश नहीं होता, उनके ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है। जैसे चांद, गांव, सांच, भांग आदि। जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह का अंश रहता है, तो उन्हें वर्णों के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। जैसे भैंस, चोंच, गोंद, मैं आदि। देखा बच्चों आपने कि बिंदु और चंद्रबिंदु वाले शब्द बिल्कुल अलग होते हैं। जिन
शब्दों के ऊपर मात्रा लगी होती है उन पर बिंदु लगाया जाता है, जिन पर मात्रा नहीं लगी होती वहाँ चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ग, आगत स्वर। हिंदी में विदेशी भाषाओं से अनेक शब्द जैसे कॉफ़ी, डॉक्टर, टॉय आदि आ गए हैं। इन शब्दों में आने वाला स्वर हमारी परंपरागत ध्वनियों में नहीं था। विदेशी भाषाओं से आने के कारण इसे आगत स्वर कहा जाता है। हिंदी में इसके लिए अ वर्ण बनाया गया है और हम अ ध्वनि वाले शब्दों को इस प्रकार लिखते हैं: ऑफिस, ऑर्डर, डॉक्टर, कॉफ़ी आदि। स्वरों के दो तरह के वर्ण। हमारी वर्णमाला में स्वरों के दो तरह के वर्ण पाए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ और व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण। देखो बच्चों, ये स्वर हैं यही वाले। यहाँ ऊपर स्वर लिखकर दिखाए गए हैं, लेकिन नीचे इनकी मात्राएं दिखाई गई हैं। व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्णों को ही मात्रा कहा जाता है, मात्रा चिन्ह कहा जाता है। क्योंकि अस्वर हिंदी के प्रत्येक व्यंजन में मिला हुआ है, अतः अस्वर ध्वनि के लिए अलग से कोई मात्रा चिन्ह नहीं बनाया गया है। स्वर मात्रा चिन्ह, मात्रा के साथ व्यंजन और शब्द। आ की कोई मात्रा नहीं होती, अ का कोई चिन्ह नहीं होता, अस्वर में पूर्ण है। जैसे ये सभी व्यंजनों के साथ लगाया जाता है। क जमा अ बराबर क, कमल, कल। आ, ख, आ, खा, खाना, खाद। ई, गी, गिरना, गिलास। प, पी, पीला, पीना। स, सुर, सुराही। ज, जूता, जूट। त, त्र, तृण, तृप्त। ब, बे, बेलन, बेसन। मैं, मैना, मैना, मैला। ध, धोना, धोबिन। न, नौका, नौकर। व्यंजन 2। जिन ध्वनियों के उच्चारण में होठ अथवा जीभ द्वारा मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में मुख के विभिन्न स्थानों पर रुकावट उत्पन्न की जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यंजनों का उच्चारण हमेशा किसी न किसी स्वर की सहायता से ही होता है। इसकी सहायता से होता है बच्चों, किसी न किसी स्वर की सहायता से ही होता है। स्वर व्यंजनों के साथ मिलते हैं तभी उन पर मात्राएं लगाई जाती हैं और उन्हीं के द्वारा हर व्यंजन का स्वरूप बदल जाता है। अब व्यंजनों के प्रकार। स्वरों की ही भांति हिंदी में 3 तरह के व्यंजन पाए जाते हैं: संस्कृत से प्राप्त या परंपरागत व्यंजन, नव विकसित व्यंजन तथा आगत व्यंजन। आइए इनके विषय में जानते हैं। देखो बच्चों, क परंपरागत व्यंजन। हिंदी में क से लेकर ह तक 33 परंपरागत व्यंजन हैं जो संस्कृत से प्राप्त हुए हैं। इनके उच्चारण से आप परिचित हैं। ख, नव विकसित व्यंजन। आप जानते हैं बच्चों कि हमने जब से वर्णमाला पढ़नी शुरू की है तो क से लेकर ह तक पढ़ी है और उसमें 33 व्यंजन होते हैं, तो इसे हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं। अब ख, नव विकसित व्यंजन। हिंदी में ट वर्ग के व्यंजनों के अंतर्गत 2 नए व्यंजन विकसित हुए हैं जो संस्कृत में नहीं थे। ये हैं ड तथा ढ। इनका विकास ड तथा ढ से हुआ है। देखिए उदाहरण: लड़का, घोड़ा, मूढ़ा, बूढ़ा आदि। ग, आगत व्यंजन। ये व्यंजन
आगत स्वर की तरह विदेशी भाषाओं के शब्द आ जाने के कारण हिंदी में आए हैं। हिंदी में विकसित हो गए हैं। इन व्यंजनों के लिए हिंदी की मानक वर्तनी में परंपरागत वर्णों के नीचे बिंदु यानी नुक्ता लगाकर नए वर्ण भी बना लिए गए हैं। ये हैं ज तथा फ। देखिए इनके उदाहरण: ज़मीन, सजा, दरवाज़ा, फ़कीर, फरार और फीस। महत्वपूर्ण व्यंजन और उनका लेखन। अनुस्वार: यह एक ऐसा नासिकीय व्यंजन है जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप में नहीं किया जाता। इसको लिखकर व्यक्त करने के लिए बिंदु चिन्ह बनाया गया है। वर्णमाला में इसे अंक के रूप में दिखाया जाता है। हिंदी में इसका उच्चारण शब्द में 2 स्थानों पर किया जाता है। क शब्द के अंत में आने पर इसका उच्चारण म के रूप में किया जाता है, जैसे स्वयं। ख आपने देखा होगा बच्चों कि जब हम शब्द के अंत में म का इस्तेमाल करते हैं तो हम वहाँ म पूरा नहीं लिखते और उसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं। जैसे संस्कृत में अधिकतर शब्दों पर बिंदी लगाई जाती है म के स्थान पर। ऐसे ही जैसे स्वयं। ख शब्द के बीच में क वर्ग के समस्त व्यंजनों के पहले इसका उच्चारण ड के रूप में, च वर्ग के व्यंजनों के पहले य के रूप में, ट वर्ग के व्यंजनों के पहले ण के रूप में तथा त वर्ग के व्यंजनों के पहले न के रूप में तथा प वर्ग के व्यंजनों के पहले म के रूप में किया जाता है। देखिए उदाहरण: क वर्ग अंगूर, पहले हम ऐसे लिखते थे, आजकल हम ऐसे लिखते हैं अंगूर, गंगा। च वर्ग में चंचल, पंछी। ट वर्ग में कुंडी, डंडा। त वर्ग में पंथ, गंदा। और प वर्ग में चंपत, अम्बा। इस तरह से लिखा जाता था। अब देखिए बच्चों, विसर्ग। हिंदी की वर्णमाला में विसर्ग को भी अ स्वर के साथ अह के रूप में लिखकर दिखाया जाता है। संस्कृत में ह ध्वनि का उच्चारण 2 अलग अलग तरह से होता था। एक तरह के उच्चारण के लिए ह चिन्ह बनाया गया था तथा दूसरे के लिए विसर्ग। हिंदी में विसर्ग का उच्चारण समाप्त हो चुका है। इसे भी अब ह के रूप में ही बोला जाता है। पर विसर्ग वाले संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें संस्कृत की ही तरह विसर्ग से ही लिखा जाता है। अतः जैसे स्वतः, अतः, प्रातः, प्रायः आदि। जहाँ तक उच्चारण की बात है, अतः तथा सतः शब्दों में की अंतिम ध्वनि के उच्चारण में कोई अंतर नहीं रह गया है। संयुक्त व्यंजन: जब किसी शब्द में एक से अधिक व्यंजन एक साथ मिलाकर संयुक्त रूप में बोले जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अच्छा, न्याय, मक्खन, प्यार, ध्यान, शब्द आदि में आने वाले संयुक्त व्यंजन। देखो बच्चों, इसमें अ, च और छ 3 शब्द हैं। तीनों में च शब्द को हमने आधा लिखा है क्योंकि अच्छा लिखना है। अच्छा लिखने के लिए हमें आधे व्यंजन का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इस व्यंजन को हम इस प्रकार से लिखते हैं जैसे हमें पुस्तक में दिखाया गया है। द्वित्व व्यंजन: जब किसी शब्द में एक से अधिक समान व्यंजन एक साथ संयुक्त रूप में बोले जाते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मक्का, बच्चा, अन्न, पत्ता आदि।
संस्कृत में 3 संयुक्त व्यंजनों के लिए अलग से एक वर्ण बनाया गया था। ये 3 वर्ण हैं अक्षर, त्रय तथा ज्ञ। इन तीनों की रचना इस प्रकार से हुई है। अक्षर क जमा श, रक्षा, भिक्षा, यक्ष, कक्षा आदि। त्रय त जमा र, पुत्र, यात्रा, शत्रु, मित्र आदि। ज्ञ जय जमा य, विज्ञान, आज्ञा, प्रतिज्ञा, यज्ञ आदि। ध्यान रखिए, यद्यपि ज्ञ की रचना ज और य के मेल से हुई है, पर हिंदी में इसका उच्चारण ज्ञ के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है बच्चों? ज्ञ के रूप में। इसे हम ज और य के हिसाब से ज नहीं बोलेंगे, इसे हम ज्ञ बोलते हैं। ज्ञान, विज्ञान, इसी प्रकार से हमें और शब्दों की भी रचना करनी होती है। तो अब आप इसे अच्छे से ध्यान से सारे काम को करेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।